कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में विभिन्न विजय संकल्प सभाओं को संबोधित करेंगे और वहीं आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत भी होने जा रही है। अब तक 18.25 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। आज 19 अप्रैल को यमुनोत्री गंगोत्री धाम के कपाट खुल जाएंगे और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के काउंटर भी शुरू हो चुके हैं। इतने दिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे थे, अब आप ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो आज 19 अप्रैल को तो गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुल जाएंगे। मंदिरों में तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। आज ही के दिन दोनों धाम के कपाट खुलेंगे। इसके अलावा आज 19 अप्रैल को केदारनाथ धाम के लिए डोली यात्रा भी रवाना होगी और केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे। फिर बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खुलेंगे, यानी 23 तारीख से चारों धामों के कपाट खुल चुके होंगे। चारधाम यात्रा से पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बोले कि श्रद्धालुओं की संख्या पर इस बार कोई पाबंदी नहीं रहेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। झारखंड के लोग आसानी से कर सकेंगे तिरुपति की यात्रा आज 19 अप्रैल से, क्योंकि रेलवे की तरफ से आज से ही एक समर स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की जा रही है। ट्रेन नंबर वगैरह भी आप देख सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के भी 1008 श्रद्धालुओं को सोमनाथ यात्रा कराएगी योगी सरकार। आज 19 अप्रैल को स्पेशल एसी ट्रेन से रवाना होंगे श्रद्धालु। और मौसम विभाग का भी कहना दोस्तों कि आज 12 से ज्यादा राज्यों में आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी है। 6 राज्यों में लू चलने का भी अलर्ट है। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल खबरों में आगे बढ़े इससे पहले कुछ ईरान इजराइल अमेरिका जंग से जुड़े बड़े अपडेट देख लेते हैं। तो देखिए, देर रात एक बड़ी दुख भरी खबर आई कि ईरान ने होर्मुज रूट खोलने के बाद ट्रंप की धमकी के बीच होर्मुज का रास्ता वापस बंद कर दिया और ईरान ने अमेरिका को समुद्री लुटेरा बताया। ईरान ने अमेरिका पर वादा खिलाफी और समुद्री डकैती का आरोप लगाते हुए होर्मुज जल डमरू मध्य पर फिर से बंद करने का ऐलान किया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि होर्मुज पर हमारी नाकाबंदी घेराबंदी जारी रहेगी। तो इसी के जवाब में ईरान ने यह बड़ा कदम उठाया है। यहाँ तक की खबर है कि होर्मुज पर अब तो और सख्त हुआ ईरान। जहाजों को रास्ता देने के लिए भी कुछ नए नियम बनाए जा रहे हैं, जिससे कि मित्र देशों पर भी आज आ सकती है। ईरान ने होर्मुज पर पारंपरिक शुल्क नहीं लगाने लेकिन सुरक्षा शुल्क लागू करने की योजना जताई है। कुल मिलाकर ईरान का इंटेंशन यही है कि अब होर्मुज रूट से आने जाने वाले जहाजों से टैक्स वसूला जाएगा और इस युद्ध में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाएगी। तो इसलिए अभी एक दिन पहले होर्मुज खोलने के बाद ईरान ने इसे वापस बंद कर दिया है। बीते दिन होर्मुज रूट पर कुछ बड़ी घटनाएं भी देखने को मिली। देखिए, होर्मुज में IRGC के सैनिकों की गोलीबारी हुई और इसके चलते 2 भारतीय जहाजों को भी वापस लौटना पड़ा जो होर्मुज रूट से पार करने वाले थे, लेकिन वो जहाज वापस लौट आए। एक टैंकर जिसमें 20 लाख बैरल तेल था उसको भी निशाना बनाया गया। हालांकि सभी चालक दल सुरक्षित हैं, लेकिन 50 दिन बाद खुले होर्मुज मार्ग पर फिर पाबंदियां लग गई हैं वापस। तो भारत ने भी इस घटना को गंभीर लिया। इस घटना के बाद भारत में ईरानी राजदूत को भी तलब किया। उससे सवाल जवाब किए गए कि आखिर होर्मुज में भारतीय जहाजों पर फायरिंग कैसे हुई। ईरानी राजदूत को 15-20 मिनट बिठाकर MEA यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी भारतीय विदेश मंत्रालय ने ईरानी राजदूत को तलब करते हुए पूछताछ की कि आखिर होर्मुज में यह घटना कैसे हुई। ऐसा देर रात रिपोर्ट सामने आई कि होर्मुज से गुजर रहे भारतीय जहाजों पर फायरिंग की घटना देखने को मिली। हालांकि ईरानी गन बोट्स ने चेतावनी भी नहीं दी थी, तो जहाज स्ट्रेट रूट पार किए बिना ही वापस लौटे। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह बड़ा दावा किया कि होर्मुज जल डमरू मध्य रूट को फिर कभी बंद न करने पर ईरान सहमत हुआ। ट्रंप बोले कि दुनिया के लिए ये एक महान और शानदार दिन है, लेकिन ट्रंप की ये सब बयानबाजी झूठी निकली। ईरान ने तो वापस बंद कर दिया होर्मुज रूट को। और हवाई सेवा पर भी एक बड़ा झटका सामने आ रहा। कनाडा की प्रमुख एयरलाइंस कंपनी ने अमेरिका के लिए कई उड़ानें रद्द कर दी। हालांकि इस बीच भारत के लिए एक खुशखबरी है कि अब अगले 1 महीने तक और खरीद सकेंगे रूसी तेल सस्ते में, क्योंकि अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन सरकार ने छूट बढ़ा दी है। अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने की छूट की अवधि बढ़ाकर 16 मई कर दी है, जिससे भारत के लिए रूसी तेल खरीदना और आसान हो जाएगा। पहले तो अमेरिका ने मना कर दिया था कि ये तारीख नहीं बढ़ेगी, लेकिन अमेरिका ने फिर अपना रुख बदला और रूसी तेल खरीद पर छूट 16 मई तक बढ़ा दी है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि हम ईरान से किसी भी हाल में यूरेनियम लेकर रहेंगे, क्योंकि यूरेनियम का उपयोग परमाणु हथियार न्यूक्लियर वेपन बनाने में किया जाता है। तो ट्रंप नहीं चाहते कि ईरान के पास यूरेनियम रहे। और ट्रंप ने ईरान को अब एक धमकी भी दी है, कहा कि बुधवार तक अगर समझौता नहीं हुआ तो फिर सीजफायर खत्म हो जाएगा। उधर ईरान का भी कहना कि अगर होर्मुज पर अमेरिका ने नाकाबंदी जारी रखी तो फिर बमबारी होगी। तो इन बयानबाजी को देखकर लगता है कि ये जो अभी नामात्र का सीजफायर चल रहा है ये कभी भी खत्म हो सकता है और युद्ध के हालात कभी भी गंभीर हो सकते हैं। और एक बड़ी खबर देखिए, अफ्रीका का चक्कर लगाकर मिडिल ईस्ट जा रहा अमेरिकी वॉरशिप हुती विद्रोहियों के हमले से डरकर रास्ता बदला। 6000 नाविक और 3 डिस्ट्रॉयर भी इनके साथ हैं। समुद्र में दुनिया के सबसे ताकतवर जंगी जहाजों में शामिल अमेरिका का ये विशाल एयरक्राफ्ट भी अपना रास्ता बदल चुका है। कहीं न कहीं देखा जाए तो अब अमेरिका के मंसूबे बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। बाकी देखते हैं आगे युद्ध को लेकर और क्या अपडेट आते हैं। जो भी खबरें आएंगी मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल देखिए अगला अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात 8:30 बजे राष्ट्र को संबोधित किया और अपने संबोधन में पीएम मोदी बोले कि महिला आरक्षण बिल पास नहीं करा पाए हम, इसके लिए मैं देश की सभी महिलाओं से माफी मांगता हूँ। विपक्ष ने आधी आबादी का अधिकार छीन लिया, उन्हें इस पाप की सजा अवश्य मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि मैं माताओं बहनों का क्षमा प्रार्थी हूँ, नारी अपमान नहीं भूलती, विपक्ष को सजा मिलेगी। विपक्ष पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री बोले कि अटकाना भटकाना इनकी नीति रही है। महिला आरक्षण बिल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने दिखा दिया अपना असली चेहरा। बीते दिन तमिलनाडु में चुनावी जनसभाओं में भी पीएम मोदी ने इस महिला आरक्षण बिल पर कहा कि मैं अपना दुख दर्द अपनों के बीच बांटना चाहता हूं। पीएम बोले कि नारी सब कुछ भूल जाती है लेकिन अपना अपमान नहीं भूलती है। कांग्रेस ने यह बड़ा पाप किया, इसकी सजा अवश्य मिलेगी। पीएम बोले कि विपक्ष ने महिला आरक्षण पर
और नफरत की राजनीति की। डीएमके के काले कारनामे सबके सामने आए। तो वहीं ये बिल पास न होने पर ममता बनर्जी ने भी कहा कि बीजेपी का पतन शुरू हो चुका है। और इस महिला आरक्षण बिल के सदन में पारित नहीं होने के चलते राहुल गांधी के घर तक महिला सांसदों का मार्च विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। पुतला जलाया, पुलिस ने वाटर कैनन चलाई। प्रियंका गांधी बोली कि सीटें बढ़ाना सत्ता में बने रहने की साजिश थी। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा लोकसभा सीटें बढ़ाने का जो बिल था वो 54 वोट से गिर गया, क्योंकि इस बिल को सदन से पास होने के लिए 352 वोट चाहिए थे, लेकिन 298 वोट ही मिले। और मोदी सरकार पहली बार किसी बिल को पास कराने में नाकाम रही। 2/3 बहुमत नहीं मिल पाया इस वजह से। चलिए अगली खबर देखिए। किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर आ रही। केंद्र सरकार ने गेहूं खरीद के नियमों में ढील दी। अब खराब फसल भी खरीदेगी सरकार। जी हां, अभी क्योंकि बेमौसम बारिश हुई, इस वजह से कई किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा। तो अब सरकार का कहना है कि एमएसपी पर बारिश से खराब हुए गेहूं की फसलों की भी खरीदारी बिक्री होगी। तो बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से जिन किसानों की फसलें खराब हुई हैं उनके लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार बोले कि 70% तक चमक खो चुके गेहूं भी एमएसपी पर खरीदेंगे हम। और अगला अपडेट देखिए। सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय कैबिनेट ने डीए यानी महंगाई भत्ते में 2% बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है और अब महंगाई भत्ता 60% मिलेगा। जी हां, 8वें वेतन आयोग से पहले सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया और केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 2% बढ़ा दिया। केंद्र सरकार के इस फैसले से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा, क्योंकि कर्मचारियों को हर महीने सैलरी ज्यादा मिलेगी और पेंशनर्स को हर महीने पेंशन ज्यादा मिलेगी। डीएडीआर जो कि पहले 58% था, तो ये 2% बढ़ोतरी के बाद अब 60% कर दिया गया। और ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2020 नाकाम हुई। 4 राज्यों से दबोचे गए 4 बड़े आतंकी, जिनके निशाने पर थे राम मंदिर और संसद भवन भी। जी हां, दिल्ली पुलिस ने अलग अलग राज्यों में कार्रवाई करते हुए 4 आतंकियों को दबोचा। गजवा ए हिंद के लिए बम बनाने और युवाओं को भड़काने की साजिश रची जा रही थी। महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार समेत कई राज्यों में दिल्ली पुलिस की खुफिया जानकारी पर यह कार्रवाई की गई और 4 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि खिलौने में बम लगाकर हमला करने की तैयारी में थे ये, और इनके निशाने पर राम मंदिर और संसद भवन जैसे स्थान को बम से उड़ाने की साजिश थी। दिल्ली में गिरफ्तार आतंकियों के मंसूबे काफी खौफनाक थे, लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियों की यह बड़ी कामयाबी रही है। और वहीं एक खबर देखिए। राजस्थान का एक युवक जो कि स्लीपर सेल में काम करता हुआ पाया गया। आगजनी का मास्टरमाइंड निकला। विदेशियों से ले रहा था ऑर्डर। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास एक्टिव था, दिखावे के लिए खेती करता था। देखिए, ऐसे देशद्रोहियों को, गद्दारों को तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, राइट। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। जम्मू कश्मीर के लद्दाख में भारत का पहला पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क बनेगा। प्राचीन शिला चित्रों को बचाने के लिए सरकार की ये खास पहल है। जम्मू के उपराज्यपाल एलजी ने इस पार्क की नींव भी रखी है। वहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बोले कि एआई से डरने की जरूरत नहीं है, बस संतुलन बनाकर रखना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का कहना है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ मददगार हो सकती है, लेकिन ये कभी जज की जगह नहीं ले सकती है। वैसे एआई से एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही। देखिए आप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वाली कंपनी मेटा से निकाले जाएंगे 16,000 कर्मचारी। एआई की वजह से ही ये कर्मचारियों की नौकरियां जा रही हैं। फेसबुक की स्वामित्व वाली कंपनी मेटा में छंटनी का एक और बड़ा दौर शुरू होने जा रहा है, और इस बड़ी कटौती के पीछे मुख्य वजह है मशीनों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है। अब 10-10 आदमियों का काम एक ही आदमी कर रहा है, वो भी कम समय में। और खास करके टेक्नोलॉजी के सेक्टर में तो कोडिंग वगैरह एआई से इतनी फास्ट और एक्यूरेसी पे होने लगी है। यही वजह है कि टेक कंपनियों में सबसे ज्यादा ले ऑफ यानी जॉब्स की निकासी देखने को मिल रही है। और मेटा के सीईओ जुकरबर्ग का तो प्लान है, वो अपना खुद का हमशक्ल एक रोबोट भी बनवा रहे हैं। अगले महीने 20 मई से ही रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मेटा कंपनी में ये 16,000 कर्मचारियों की छंटनी का पहला चरण शुरू हो जाएगा, जिसमें पहले चरण में लगभग 8,000 कर्मचारी प्रभावित होंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। राहुल गांधी पर एफआईआर का अपना ही आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की जज ने बदला। कोर्ट ने माना कि बिना नोटिस केस दर्ज करना सही नहीं है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। महाराष्ट्र सरकार ने एक नया फैसला सुनाया। कहा कि महाराष्ट्र में अब रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा आना अनिवार्य होगा। हालांकि महाराष्ट्र सरकार के परिवहन मंत्री ने जो ये महत्वपूर्ण घोषणा की है, तो इसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। ऑटो रिक्शा यूनियन ने इसका विरोध किया। महाराष्ट्र सरकार का प्लान है 1 मई से यानी महाराष्ट्र दिवस से राज्य के सभी लाइसेंस प्राप्त ऑटो रिक्शा टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा का ज्ञान अनिवार्य कर दिया है। अच्छा, इतना ही नहीं, स्कूलों के लिए भी महाराष्ट्र सरकार का आदेश है। कक्षा 1 से 10वीं तक मराठी न पढ़ाने वाले स्कूलों पर कार्रवाई होगी, जुर्माना भी वसूला जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार की तरफ से ये नया आदेश जारी किया है कि जो स्कूल इस नियम का पालन नहीं कर रहे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि यह नियम महाराष्ट्र अनिवार्य शिक्षण और मराठी भाषा अधिनियम 2020 के तहत लागू किया गया है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। अभी एक दिन पहले जो मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एक बैंक लूट की घटना देखने को मिली थी। आपको पता होगा एमपी में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 15 करोड़ की डकैती की गई। 5 डकैत घुसे, मैनेजर को पीटा। तो इन आरोपियों की अब तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। प्रशासन ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से इनकी तस्वीरें साफ करके जारी की है। मीडिया में देख सकते हैं आप। ये तीनों आरोपी तो ये रहे, 2 अन्य आरोपी भी हैं। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने बैंक में घुसकर फायरिंग करके करीब 9 से 10 किलो तो सोना और 20 लाख केस रुपए लेकर भाग गए, जिसकी कीमत तकरीबन 15 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। चलिए खबर देखिए। केरल के सबरीमाला मंदिर केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान सबसे ऊपर है, निजी धार्मिक मान्यताओं से उठकर फैसला लेना जरूरी है। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री की इजाजत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। और रेलवे से खबर आ रही, राजस्थान के जोधपुर में भगत की कोठी में बनेगा देश
देश का पहला वंदे भारत स्लीपर मेंटेनेंस डिपो भी उत्तर पश्चिम रेलवे, आरबीएनएल और काइनेट रेलवे सॉल्यूशंस के सहयोग से ये डिपो का निर्माण किया जा रहा है। वहीं राजस्थान में खरीफ 2025 फसल बीमा के लिए भी 1150 करोड़ का राज्यांश जारी किया भजनलाल सरकार की तरफ से किसानों के हित में। और रक्षा मंत्रालय का नया प्लान देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर गरजेंगे लड़ाकू विमान, 22 और 23 अप्रैल को होगा युद्धाभ्यास, रक्षा मंत्रालय की तरफ से लेटर जारी किया गया। वहीं दहेज के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि दहेज देने के आधार पर पत्नी के परिवार पर एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है। एक केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। और टेक न्यूज से खबर है, व्हाट्सएप में आपको जल्दी कुछ न्यू फीचर्स मिलेंगे, नए अपडेट्स में रोल आउट होगा व्हाट्सएप। अब व्हाट्सएप पर बिजनेस चैट्स के लिए अलग से इनबॉक्स ऑप्शन मिलेगा आपको। और भी फ्यूचर में व्हाट्सएप में ये 3 नए अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे जल्दी। बिना नंबर शेयर किए भी चैट कर सकेंगे यूजर्स, यूजर नेम फीचर भी देगी कंपनी वगैरह वगैरह। और जेन जी युवाओं को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि आजकल किशोरों में, युवा लड़के लड़कियों में धर्म के प्रति लगाव पिछले 3 साल में 22% तक बढ़ा है। अमेरिकी युवा पुरुषों पर रिसर्च में ये रिपोर्ट सामने आ रही है। और स्टूडेंट के लिए एक अच्छी खबर है, एडोबी कंपनी ने स्टूडेंट स्पेसेज नाम का एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म पर एआई अब स्टडी पार्टनर बनेगा स्टूडेंट का। एडोबी के 8 टूल्स सीख पाएंगे, आप पढ़ पाएंगे। गूगल भी दे रहा नीट के फ्री मॉक टेस्ट वगैरह, तो एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं आजकल स्टूडेंट अपनी पढ़ाई लिखाई में। कई सारी कंपनियां गूगल, एडोब, मेटा वगैरह ये बेनिफिट दे रही है। चलिए अगली खबर देखिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि कारों में बढ़ेगी नई तकनीक जिससे अफोर्डेबिलिटी पर असर पड़ेगा। कैफे थर्ड प्लान पर मुहर लगी। 1 अप्रैल 2027 से हमारे देश में कारों पर नए नियम लागू होंगे, जिस वजह से कारों की कीमतें बढ़ जाएगी। कैफे थर्ड नियम ये है, कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी। ऑटो इंडस्ट्री को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से ये कुछ नए मानदंड लागू किए जा रहे हैं, जो कि अगले साल 1 अप्रैल 2027 से प्रभावी होंगे। और इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य ये है कि यात्री वाहनों से, कारों वगैरह से जो प्रदूषण फैलता है, कार्बन उत्सर्जन होता है, उसको कम करना। तो सरकार का प्लान है ये जो नए नियम लागू करेगी, इस वजह से कारें बनाने वाली कंपनियों की कॉस्टिंग बढ़ेगी, तो भविष्य में आपको व्हीकल गाड़ियां वगैरह और महंगी मिलेगी। ऐसा बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें। भीषण गर्मी शुरू हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश का बांदा एशिया में सबसे गर्म इलाका बन चुका है, जिसका तापमान 45 डिग्री से भी ऊपर पहुंचा। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में गर्मी के चलते कई स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश के 10 राज्यों में अगले 4 दिन लू चलने का भी अलर्ट है। कुछ अलग अलग राज्यों की स्थितियां देखिए आप। मध्य प्रदेश में गर्मी के तीखे तेवर दिखे, रतलाम में तापमान 44 डिग्री पहुंचा। एमपी के ज्यादातर शहरों में तापमान 42 के ऊपर चल रहा है। और यूपी में तो सीजन का सबसे गर्म दिन रहा बीता दिन, तापमान 45.5 डिग्री के लगभग पहुंचा। इस वजह से कई जिलों में स्कूलों की टाइमिंग बदली गई। एक तो चलती बाइक में भी आग लग गई, हाथियों को भी बार बार नहलाया जा रहा पार्कों वगैरह में, इतनी गर्मी भीषण पड़ रही है। तो छत्तीसगढ़ में भी 2 दिन हीट वेव का अलर्ट है। राजनांदगांव में तापमान 44 डिग्री पहुंचा। 4 शहरों में पारा 42 डिग्री चल रहा। मौसम विभाग ने सलाह दी है कि धूप से बचें, शरीर को हाइड्रेट रखें, दिन भर पानी पीते रहें। और राजस्थान के 3 जिलों में धूल भरी आंधी चली। हीट वेव का असर थोड़ा कम हुआ। सीजन में पहली बार तापमान 43 डिग्री पहुंचा राजस्थान में भी। बिहार में देखिए, जमुई में गर्मी से स्कूल में बेहोश हुई छात्राएं। गया जी, कैमूर, सासाराम समेत कई जिलों में तापमान 41 डिग्री के पार पहुंचा। 19 अप्रैल से बिहार में लू चलने का भी अलर्ट है। वहीं झारखंड में भी तेज धूप ने किया बेहाल। 35 डिग्री के पार पहुंचा पारा। 19 से 21 अप्रैल तक 9 जिलों में चलेगी गर्म हवाएं। हीट वेव का भी अलर्ट जारी है। पंजाब और चंडीगढ़ में अगले 7 दिन मौसम ड्राई रहने की संभावना। बादलों की वजह से तापमान में 2.5 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिली है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के 5 शहरों में तापमान 35 डिग्री के पार चल रहा है। 7 जिलों में आज बारिश का भी अलर्ट है। और हिमाचल प्रदेश की तो ये एक बड़ी लैंडस्लाइड की घटना देखिए दोस्तों। कुल्लू में गाड़ी पर बड़ी बड़ी चट्टानें गिर गई, ड्राइवर ने भागकर अपनी जान बचाई। बारिश के कारण कई जगहों पर लैंडस्लाइड देखने को मिल रहा है। आज और कल हिमाचल के 5 जिलों में तूफान का येलो अलर्ट है। बाकी अगले 2 दिन मौसम का हाल कैसा रहेगा, 19 अप्रैल आज और कल 20 अप्रैल को देख सकते हैं आप। भारत के ज्यादातर राज्यों में गर्मी की चेतावनी है। ये मानचित्र में भी आप देख सकते हैं मौसम विभाग द्वारा जारी बुलेटिन। चलिए मौसम के बाद कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो भारत के लिए एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत बना दुनिया का भरोसेमंद निवेश ठिकाना। मार्केट रेगुलेटर सेबी प्रमुख ने दावा करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं में भी भारत का पूंजी बाजार मजबूत है। वहीं एचडीएफसी बैंक का मुनाफा बढ़ा तो निवेशकों को 13 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया एचडीएफसी बैंक ने। मुनाफा 9% बढ़कर 19,221 करोड़ रुपए हुआ। आईसीआईसीआई बैंक को भी क्वार्टर 4 में अच्छा खासा मुनाफा हुआ, 13,000 करोड़ के पार पहुंचा। और क्रिप्टो करेंसी में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली। $77,000 के पार पहुंची बिटकॉइन की कीमत 80 के ऊपर जा सकती है। और क्योंकि आज संडे है तो मैं आपको साप्ताहिक सोने चांदी के रेट भी बता देता हूं। इस सप्ताह सोने चांदी में बढ़त रही। सोना 1328 रुपए बढ़कर 1,52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है, जबकि चांदी इस सप्ताह भर में 10,000 रुपए महंगी हुई है। और अभी चांदी का भाव 2,40,000 रुपए प्रति किलो चल रहा है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं। वहीं ईरान ने जो अभी एक दिन पहले होर्मुज रूट खोलने की घोषणा की थी, इस वजह से कच्चा तेल भी 13% तक सस्ता हुआ है। हालांकि ये वापस महंगा हो सकता है क्योंकि ईरान ने वापस होर्मुज को बंद करने का ऐलान कर दिया। तो और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत में स्मार्टफोन निर्यात में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। इस साल 2026 की शुरुआत में ही शिपमेंट 3% तक घटा। 6 साल का सबसे कमजोर प्रदर्शन देखने को मिला। युद्ध के हालातों की वजह से भारत में निर्मित मोबाइल फोन बाहर के देशों में एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं ऐसा। और केंद्र सरकार का प्लान है साल 2030 तक सड़कों से हटाए जाएंगे एलपीजी गैस टैंकर भी, मतलब एलपीजी गैस सिलेंडर मिलना बंद हो जाएंगे। बल्कि देश भर में 12,500 करोड़ रुपए का निवेश करके 2,500 किलोमीटर
किलोमीटर लंबी पीएनजी पाइपलाइन बिछाई जाएगी और इसके जरिए अब घरों में गैस सप्लाई होगी। 2030 तक के लिए सरकार ने ये लक्ष्य तय किया है। चलिए अगली खबर देखिए, इलोन मस्क के यूनिवर्सल हाई इनकम यूएचआई प्लान से दिवालिया हो जाएंगे देश, भारत के प्रमुख अर्थशास्त्री ने चेतावनी दी है। दरअसल दुनिया के सबसे चर्चित अरबपतियों में शामिल इलोन मस्क ने हाल ही में एक सुझाव दिया कि आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है, तो इससे निपटने के लिए उन्होंने एक आइडिया दिया जिसका नाम है यूनिवर्सल हाई इनकम। तो इस आइडिया के मुताबिक उनका यह कहना कि सरकार अगर सभी नागरिकों को एक तय इनकम दे तो तकनीक के कारण नौकरी खोने वाले युवाओं को सुरक्षा मिल सकती है। लेकिन इस सोच को भारत के जाने माने अर्थशास्त्री संजीव सन्याल ने खारिज कर दिया है। उनका यह मानना है कि अगर ऐसा कोई प्रयोग किसी देश ने किया तो उस देश की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी को भारी दबाव में डाल सकता है ये एक्सपेरिमेंट, और अंततः वह देश दिवालियापन तक की स्थिति में भी पहुंच सकता है ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए, महाराष्ट्र के टीसीएस नासिक केस मामले में खबर आ रही कि आरोपी निदा खान अभी भी फरार है। उसका फोन बंद है, घर पर ताला लगा हुआ। कंपनी बोली कि किसी भी पीड़ित ने अभी तक लिखित में शिकायत नहीं की है। और कुछ बड़े हादसों की खबर देखिए दोस्तों, तमिलनाडु में ट्रेवलर सड़क से उतरी जिसमें 9 की मौत हो गई। केरलम के 13 पर्यटक इसमें सवार थे। हेयर पिन मोड़ पर बड़ा हादसा हुआ अभी एक दिन पहले। वहीं खबर है नेपाल सरकार ने भारत से खरीदारी पर कुछ नए नियम लागू किए हैं। तो बालेन शाह सरकार के इस फैसले से सीमावर्ती इलाकों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। हाल ही में आपको बताओगे नेपाल सरकार ने भारतीय लोगों पर कुछ एक्स्ट्रा टैक्स शुल्क वगैरह लगाने की जो घोषणा की थी वंसार शुल्क नाम से, तो इसका अब विरोध देखने को मिल रहा है। नेपाल में भारतीय सामानों पर कस्टम ड्यूटी लगाने के फैसले का विरोध कर रहे हैं वहां की जेनजी युवा ने भी आंदोलन की चेतावनी दी है। और बॉलीवुड से एक भावुक कर देने वाली खबर देखिए, मुंबई की सड़कों पर भारी सूटकेस उठाते दिखे राहुल रॉय। यहाँ तो लोग उन्हें पहचान नहीं पाए उनके बदले लुक को देखकर, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने पहचान लिया। कभी ये नेशनल क्रेज थे, फैंस के दिल में अब भी जिंदा है आशिकी का हीरो। आशिकी फिल्म में ये हीरो रह चुके हैं। अगर आपने भी पुरानी फिल्में देखी होगी तो राहुल रॉय, इनको आप जरूर पहचानते होंगे। चलिए अगली खबर देखिए, बिहार पुलिस विभाग ने बड़ा कदम उठाया। कपल्स को साथ रखने के लिए 33 ट्रांसफर किए। पति पत्नी अब एक ही जिले में ड्यूटी करेंगे। वहीं झारखंड पुलिस महकमे में भी बड़ा फेरबदल हुआ। देवघर, बोकारो और हजारीबाग समेत कई जिलों के एसपी बदले। झारखंड सरकार के गृह विभाग ने यह फैसला लिया है। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, रेटिना की नकली फोटो, फर्जी साइन और डमी फिंगरप्रिंट के जरिए राजस्थान में अवैध आधार कार्ड बनाने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। राजस्थान पुलिस ने और एटीएस ने कार्रवाई करते हुए ये बड़े फर्जी आधार कार्ड रैकेट का भंडाफोड़ किया है। देखिए जरा। वहीं खबर है रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर देखिए, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, कोलकाता और मुंबई के यात्रियों को सहूलियत मिलेगी। रेलवे चलाएगा 87 समर स्पेशल ट्रेनें भी हैं। पूर्वोत्तर रेलवे ने गर्मी में यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। और यूपी से ये अनोखी खबर देखिए दोस्तों, हद हो गई। एक पंखा 2 एलईडी लाइट जलाने पर पुराने मीटर से बिल आता था 318 रुपए, ठीक है, लेकिन स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने पर यही बिजली उपकरण चलाने पर बिल आ रहा 1098 रुपए। जी हाँ, मामला है उत्तर प्रदेश के वाराणसी का कालीन नगरी में रहने वाले एक शख्स का। इनका कहना कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के बाद न सिर्फ इनकी बल्कि कई उपभोक्ताओं की परेशानी बन गई है ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर। उपभोक्ता शिकायत कर रहे हैं कि इन मीटरों में बिल ज्यादा आ रहा है, जबकि पहले सेम बिजली उपकरण चलाने पर बिल कम आता था। तो अब यूपी बिजली विभाग को इस पर भी सीरियस ध्यान देना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के एक किसान की दुखद खबर देखिए, 40 बीघा सोना यानी किसान का खेत का जो गेहूं है वो राख हो गया। 6 किसानों के खेत में रखा सारा गेहूं जल गया। एक अज्ञात शख्स ने बीड़ी पीकर गेहूं में फेंक दिया था, तो हवा की वजह से आग पूरे खेत में फैल गई और देखिए किसानों का इतना भयंकर नुकसान हो गया। ये खबर की विस्तार में जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं खबर है राजस्थान राज्य में भी जनगणना 2027 का पहला चरण अगले महीने 16 मई से शुरू होगा। स्व गणना सुविधा के साथ डिजिटल प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाएगा। और यूपी पंचायत चुनाव 2026 पर भी खबर आ रही दोस्तों की फिर बढ़ गई मतदाता सूची की तारीख। अब 10 जून को प्रकाशित होगी अंतिम लिस्ट। वहीं खबर है 61वें मिस इंडिया इवेंट की भी शुरुआत हुई। सज गया रेड कारपेट। जीनत अमान और नेहा धूपिया समेत कई सेलिब्रिटीज ने शिरकत की है। 61वें फेमिना मिस इंडिया का फाइनल शुरू हो चुका है। चलिए अगली खबर देखिए, हरियाणा में किसान अब एग्रो फॉरेस्ट्री पेड़ों की करेंगे ऑनलाइन नीलामी। ई नीलामी पोर्टल के जरिए किसान भाई लोग अपने इन पेड़ों वगैरह को बेच पाएंगे। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश का 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे शुरू होने जा रहा। यहाँ वाहन चलेंगे, विमान उतर सकेंगे, न नींद आएगी न थकान, समय बचेगा और सफर आसान होगा। जी हाँ, यूपी मेरठ प्रयागराज एक्सप्रेसवे का रन ट्रायल पूरा हो गया है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अप्रैल को हरदोई के सलेमपुर में इसका लोकार्पण करेंगे, इसकी शुरुआत करेंगे। और ये गंगा एक्सप्रेसवे देश के सबसे महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे में से एक बन जाएगा। वहीं इससे पहले 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी HPCL पचपदरा रिफाइनरी का भी उद्घाटन करेंगे राजस्थान के बालोतरा में। और बड़ी खबर देखिए, 2011 के केरल बम हमला मामले में 10 CPM कार्यकर्ताओं को 25-25 साल की जेल की सजा सुनाई कोर्ट ने और कहा कि राजनीतिक हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी। केरल के कन्नूर में 2011 में यह बड़ा मामला देखने को मिला था। वहीं खबर है पश्चिम एशिया संकट को लेकर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की होगी बैठक, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। इस बैठक में पेट्रोल, डीजल और खाद की उपलब्धता की समीक्षा की जाएगी। और खबर देखिए, भारत सरकार ने वापस लिया स्मार्टफोन मोबाइल पर आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव। पहले केंद्र सरकार ने स्मार्टफोन में कंपनियों को आधार ऐप पहले से ही इंस्टॉल करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन एप्पल, सैमसंग, गूगल जैसी कंपनियों के विरोध के बाद केंद्र सरकार ने यह फैसला वापस ले लिया है। अब ये ऐप अनिवार्य रूप से पहले से ही इंस्टॉल्ड नहीं मिलेगा आपको, है ना। और केदारनाथ धाम यात्रा पर खबर आ रही, पैदल यात्रा मार्ग पर बर्फ हटाने का काम 80% पूरा हो चुका है। सुरक्षा
बलों की तैनाती में दिन रात काम पर लगे हैं श्रमिक। वहीं हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री से लेकर विधायकों तक का 20% वेतन 6 महीने तक के लिए स्थगित कर दिया है। हिमाचल की सुक्खू सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लेते हुए आदेश जारी किया है। और खबर है, जेल में ही रहेंगे अमृतपाल, एनएसए खत्म होने के बाद भी रिहाई नहीं होगी। पंजाब में हाईकोर्ट ने वीसी यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रायल चलाने के निर्देश भी दिए हैं। और हरियाणा में भी देखिए 16 भाषाओं में स्व जनगणना शुरू हुई। 30 अप्रैल तक ऑनलाइन दे सकेंगे आप अपनी और परिवार की जानकारी। 33 सवालों के जवाब देने होंगे। ये ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आप स्व जनगणना में हिस्सा ले सकते हैं। और देखिए भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का प्लान है, चंद्रयान 4 लाएगा चांद की मिट्टी, तो चंद्रयान 5 में जापान करेगा भारत की मदद। इसरो प्रमुख की तरफ से ये अपने भविष्य के प्लान बताए गए। खबर है, राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक जाम खत्म करने के लिए रेखा गुप्ता सरकार की नई प्लानिंग, अब बनेंगे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर भी। दिल्ली शहर को जाम मुक्त और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए दिल्ली सरकार ये नई प्लान पर काम कर रही है। वहीं देखिए झारखंड के अस्पतालों का बदलेगा नक्शा, मरीजों को तुरंत इलाज के लिए अब एक ही फ्लोर पर मिलेंगे आईसीयू, ओटी यानी ऑपरेशन थिएटर और इमरजेंसी वार्ड भी है। अब अलग अलग फ्लोर पर, अलग अलग मंजिल पर ये वार्ड्स नहीं रखे जाएंगे, बल्कि सिंगल फ्लोर पर ही रखे जाएंगे ऐसा। वहीं होनहार स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर है। देखिए होशियार छात्रों के लिए दिल्ली सरकार एक नई योजना शुरू की है, जिसमें स्टूडेंट आवेदन कर पाएंगे। टाइम और पात्रता को लेकर जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत पहली से 12वीं तक के स्कूली छात्रों को उनकी ट्यूशन फीस वापस रिफंड करेगी दिल्ली सरकार, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उनको। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, भीषण गर्मी में भी नहीं होगी बिजली की कटौती। यूपी की योगी सरकार ने 34,000 मेगावाट बिजली का इंतजाम कर लिया है। नए थर्मल पावर प्लांट्स भी शुरू हुए हैं यूपी में हाल ही में कुछ। इस वजह से उत्तर प्रदेश में इस गर्मी में बिजली की किल्लत कटौती नहीं देखने को मिलेगी ऐसा। चलिए खबर है, ओला कंपनी का नया सोना धमाका ऑफर निकाला। कंपनी ने 50,000 रुपए के डिस्काउंट के साथ आप 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड स्कूटर भी जीत सकते हैं। आज अक्षय तृतीया के मौके पर ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से यह नए ऑफर की घोषणा की गई है, जिसके तहत 50,000 रुपए तक की आपको छूट दी जा रही है ओला के कुछ 2 व्हीलर्स पर। और खबर है, अब मंदी का डर खत्म हुआ। आलू, चना और तूर की खरीद पर भी यूपी की योगी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया और किसानों के लिए इन सभी फसलों के खरीद अवधि विस्तार को मंजूरी दे दी है। कितना विस्तार किया गया, क्या बदला, जिसकी डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं। यूपी के अलावा भी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी किसानों के लिए एमएसपी खरीदारी पर यह राहत भरा फैसला लिया है। चलिए अगला अपडेट देखिए, दिल्ली मेट्रो फेज 4 का मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने औचक निरीक्षण किया, समय पर काम पूरा करने के निर्देश भी दिए। वहीं हज यात्रा 2026 को लेकर भी दिल्ली से 371 जायरीनों का पहला जत्था मक्का मदीना के लिए रवाना हुआ। परिजनों ने भावुक विदाई दी। और खबर है, देश में 10 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। 6 राज्यों में 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निवेश किया जाएगा और इन्हीं में से एक परियोजना का उद्घाटन आज उड़ीसा के भुवनेश्वर में शिलान्यास करने जा रही सरकार। वहीं खबर है दोस्तों, अब एनआरआई की प्रॉपर्टी भी देश में खरीदना आसान होगा। जल्द ही टीएएन का झंझट खत्म होगा। 1 अक्टूबर 2026 से ही सरकार ये नए नियम लागू करने जा रही है। अब खरीदारों को टीएएन लेने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि टीडीएस लागू रहेगा। टीएएन का मतलब होता है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। जैसे पैन नंबर होते हैं ना, वैसे ही ये स्पेशल नंबर लेने पड़ते थे अभी तक एनआरआई की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, लेकिन अक्टूबर से ये खरीदने की प्रक्रिया आसान, सरल और तेज हो जाएगी। चलिए खबर है, यूपी में गाजियाबाद सीतापुर रेल प्रोजेक्ट को भी सरकार की मंजूरी मिली। अगले 4 साल में बदल जाएगी उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी की तस्वीर भी। केंद्र सरकार ने इस नए प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। और बिहार कांग्रेस की नई पहल देखिए, सृजन साथी डिजिटल अभियान शुरू किया। अब कार्यकर्ताओं की संख्या तय करेगी सांगठनिक पद। वहीं मध्य प्रदेश में भी किसानों के लिए गुड न्यूज है। एमएसपी पर गेहूं बिक्री के लिए स्लॉट बुकिंग की तारीख बढ़ा दी गई है। अब 30 अप्रैल तक मौका होगा किसान भाई लोगों को। और मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के हक में भी बड़ा कदम उठाया। टीईटी अनिवार्य करने वाले फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी दाखिल की है। मध्य प्रदेश में बीते दिन भी कई सारे टीचर्स का विरोध देखने को मिला इस मुद्दे पर। एमपी में शिक्षकों का भोपाल में प्रदर्शन हुआ, ज्ञापन सौंपा, टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ एकजुट हुए हैं। टीचर्स ने कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर जून में बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। वहीं देखिए, यूपी नोएडा हिंसा मामले पर योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। 203 कॉन्ट्रैक्टरों के लाइसेंस होंगे निरस्त। 1.5 करोड़ की पेनल्टी भी लगाई गई। हाल ही में जो गौतम बुद्ध नगर, नोएडा वगैरह में फैक्ट्री श्रमिकों का विरोध हुआ था, तो इस मामले पर योगी सरकार ने यह कार्रवाई की है। और यूपी में किसानों के लिए भी एक नया आदेश जारी हुआ। अगर नहीं भरा ऑनलाइन फॉर्म तो इस बार मिलों में नहीं बेच पाएंगे गन्ना। किसान भाई लोगों के लिए 1 मई से 30 जून तक तो ये सर्वेक्षण अभियान शुरू होगा और किसानों को जो गन्ना बोए हुए हैं उनको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर घोषणा पत्र उपलब्ध होंगे, जिन्हें ऑनलाइन भरना होगा किसानों को, तभी जाकर वो अपनी गन्ने फसलों को मिलों में बेच पाएंगे ऐसा। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कालाबाजारी पर भी बड़ा प्रहार किया। प्रदेश भर में अब तक 29,000 से भी ज्यादा जगहों पर छापे मारे। 220 एफआईआर भी दर्ज हुई। प्रशासन का ये कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए अभियान जारी है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के वेदांता प्लांट हादसे में मौतों की संख्या बढ़कर 23 हो चुकी है, 23। उद्योगपति नवीन जिंदल ने एफआईआर पर सवाल उठाए, कहा कि जांच से पहले अनिल अग्रवाल पर केस चिंता का विषय है। वहीं बंगाल चुनाव को लेकर बिलासपुर जोन से भी 16 स्पेशल ट्रेनें चलेगी छत्तीसगढ़ से। रेलवे का ये प्लान है। और यूपी में लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे, मैंने आपको बताया। हालांकि इस एक्सप्रेसवे पर सफर करना ट्रेन से भी महंगा पड़ेगा। एक दिन के आने जाने के 415 रुपए तक खर्च करने होंगे। टोल इस पर ज्यादा लगेगा। 15 मई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी दिन इसका उद्घाटन कर सकते हैं, ये भी रिपोर्ट्स आ रही है। चलिए दोस्तों, कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई में इंजीनियर्स की भर्ती निकली है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में 180 वैकेंसी है। महानदी कोलफील्ड्स में भी 500 भर्तियां ओपनिंग्स में है।
SBI में 105 वैकेंसी चल रही है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में 660 ओपनिंग्स हैं। यूपी में 209 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। और CBSE ने एक बड़ा फैसला लिया, सभी स्कूलों में कंपोजिट स्किल लैब बनाना जरूरी होगा। 3 सालों के अंदर अंदर स्थापना करने के निर्देश दिए हैं देश भर में। वहीं उत्तर प्रदेश के 74 जिलों में 1053 केंद्रों पर होगी होमगार्ड भर्ती परीक्षा। 41,000 पदों के लिए 25 लाख अभ्यर्थी एग्जाम देंगे। 25, 26, 27 अप्रैल को ये एग्जाम होंगे। और यूपी की एक घटना देखिए दोस्तों, एक स्टूडेंट कानपुर की जिसने लिखा कि मेरे से अब जिया नहीं जाएगा, साथियों को इस तरह का वॉइस मैसेज भेजा और 10वीं में 92% नंबर आने पर भी छात्रा ने अपनी जान दे दी। उत्तर प्रदेश के कानपुर का यह मामला है, केंद्रीय विद्यालय की स्टूडेंट थी। वहीं खबर है उत्तराखंड में लोक सेवा आयोग की भर्तियों के नए कैलेंडर से युवा निराश हुए। साल भर में 16 प्रवक्ता परीक्षाएं करवाई जाएगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, बिहार विधानसभा का विशेष सत्र 24 अप्रैल को आयोजित होगा। नई सरकार पेश करेगी विश्वास मत प्रस्ताव भी। वहीं ईरान की बहादुर नौसेना लड़ने के लिए तैयार है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी की तरफ से एक बार फिर से ये बड़ा बयान दिया और अमेरिका को हिदायत दी है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे को जेड सिक्योरिटी दी गई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान नीदरलैंड्स के दौरे पर पहुंचे। और भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात देखिए, अमेरिका में लोकेश सत्यनाथन ने लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल जीता। मेनी कांग्रेट्स इनको। वहीं अंत में दोस्तों आपको भीष्म पितामह की एक जीवन की सीख बताता हूं। देखिए उनका ये कहना है कि गलत साधनों से प्राप्त धन व्यक्ति के विचारों को भी दूषित कर सकता है और गलत लोगों के साथ भी कभी न रहें। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। आज मेष, मिथुन, तुला और धनु राशि के लोगों को लाभ मिल सकता है। मीन राशि के लोग थोड़ा सतर्क रहें। बाकी और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों